हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 7 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय अ फ्रिक्शन। ठीक है ना, मेथड। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी बॉडी को हम क्या है, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन मेथड। तो इसमें क्या है बेटा जी, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है ना। तो फिर प्रॉब्लम आई कि हमारे पास तो बहुत सारे मटेरियल हैं, कंडक्टर भी है, इंसुलेटर भी है। तो कंडक्टर को हमने क्या किया, कंडक्शन मेथड से चार्ज कर दिया। तो क्या हम इंसुलेटर को भी कंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं? तो आंसर मिला कि नहीं, हम इंसुलेटर को कंडक्शन मेथड से चार्ज नहीं कर सकते हैं, हमें कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी। तो ये रिस्ट्रिक्शन सामने आ गए कि सिर्फ कंडक्टर ही कंडक्शन मेथड से चार्ज होगा। अब किसी इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए हमें एक दूसरा मेथड लाना पड़ा, जिसका नाम था फ्रिक्शन मेथड। जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ट्रांसफ़र होकर के दूसरी बॉडी में जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। इसको पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये फ्रिक्शन से होगा है, तो इसे बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमने ऊपर एक नोट में दिया हुआ चार्जिंग ऑफ अ इंसुलेटर। किसी भी इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए जो कि कंडक्टर नहीं है, कैन नॉट बी चार्ज बाई कंडक्शन मेथड। इंसुलेटर जो है कंडक्शन मेथड चार्ज नहीं होगा, इसलिए हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लाए हम। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रबिंग के बाद, फ्रिक्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, यही आपकी इलेक्ट्रिसिटी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको रीड करते हैं, फिर इसकी जो मैकेनिज्म है उसको डिटेल में समझते हैं। हमने कहा कि व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट अदर, ठीक है ना, अगेंस्ट अदर न्यूट्रल बॉडी, ठीक है बेटा, देन सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। मतलब अगर दो बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को हम रब करते हैं तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ट्रांसफर होकर के दूसरे बॉडी में जाएंगे। ठीक है बेटा जी, ये तो बात अब मैंने आपको समझा दिया। लेकिन साथ में आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि भाई आपने एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके दूसरे बॉडी में तो बता दिया, लेकिन दो बॉडी में से अगर हमें पूछें कि किस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके कौन सी बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि ए और बी दो बॉडी हैं, रब किया तो ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा बी में, कि बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ए में, है ना। ये कैसे हमें चलेगा पता? तो वो डिपेंड करता है बॉडी जो आपने लिया है, जो मटेरियल आपने लिया उसकी प्रॉपर्टी पर। जो मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखेगा, वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। और जो मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉन को लूजली होल्ड रखेगा, वो अक्सर इलेक्ट्रॉन अपना निकालेगा और उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो मटेरियल आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, लूजली होल्ड रखता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो मटेरियल कौन कौन से हैं उसको डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, जिसमें सब पर एक्सपेरिमेंट हुआ, सबका ऑब्जर्वेशन लिया गया और देखा गया कि कौन कौन सा मटेरियल अधिक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा और कौन कौन सा जो मटेरियल जो कम इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने वाला है, जो कि ईजिली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देने वाला है। तो उन पर एक्सपेरिमेंटल उसका जो है कि डाटा इकट्ठा किया गया, सारे मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसको लिखा गया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने कहा कि ये लिखा आपने इस तरीके से, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, द बॉडी विच कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन टाइटली, ठीक है, जो ड्रा सम इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी दूसरी बॉडी से, अपना इलेक्ट्रॉन वो देगी नहीं। एंड द बॉडी विच कैन नॉट होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं रखती है, लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन्स, वो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। द बॉडी विच ड्रॉज सम इलेक्ट्रॉन्स, जिसने क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड द बॉडी विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस प्रकार से जो है कि फ्रिक्शन से क्या है, हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, बॉडी हमारी चार्ज होती है। तो थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाएंगे समझाने के लिए। आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम कुछ केसेस लेंगे, वन बाय वन उसको डील करेंगे। तो सबसे पहली केस हमने जो लिया यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ, जो मैंने केस यहाँ पर लिया, ठीक है बेटा जी, मैं आपसे कहूँ कि मान लो पहली केस लिया है ना, और हमने क्या है कि इसको हम रब करना शुरू करते हैं, बॉडी अलग अलग बॉडी लेकर के, ठीक है। तो आपने कहा कि मान लो आपके पास एक ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास दूसरी बॉडी है, ऐसे ये, ठीक है बेटा जी। तो आपके पास दो बॉडी हैं जिनको हमें रब करना है, हमने रब किया मान लो, ठीक है ना। इसका नाम दिया हमने ए दे दिया, इसका नाम दिया हमने बी दे दिया, ठीक है ना। और ये पहली बॉडी आपकी मेटल है, यानी कंडक्टर है। क्या है? ये कंडक्टर है, ठीक है ना। और न्यूट्रल भी है। चेक करते हैं फ्रिक्शन रब करके एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा। और एक दूसरी बॉडी है, वो भी आपकी कंडक्टर है, ठीक है, वो भी आपकी कंडक्टर है। और कैसी है बेटा जी? ये आपकी न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब इनको आपस में हमने इसको नाम दिया इसका ए, अब इसको हमने आपस में रब किया, ठीक है ना। तो रब करने, अच्छा कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहली बॉडी में, दूसरी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इनको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। तो इनको जब हम रब किए और रबिंग के बाद इसको सेपरेट किए, तो क्या देखा हम लोगों ने? आफ्टर रबिंग, ओके, रब करने के बाद हमने बॉडी को जब सेपरेट किया और फिर हमने जब बॉडी की एनालिसिस की तो हमें क्या मिला? ये इस तरीके से, ये बॉडी आपकी ए थी और ये बॉडी आपकी बी थी, ये भी कंडक्टर था, ये भी कंडक्टर था। रब किया, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी से या ए से बी में गए होंगे, बी से ए में गए होंगे, जो भी कुछ हुआ होगा। जब रब करके हमने क्या है इसको सेपरेट किया तो देखा कि ये जो बॉडी थी इस पर चार्ज नहीं आया, ये न्यूट्रल ही रही। ये आपका जो कंडक्टर वो न्यूट्रल ही रहा और ये भी न्यूट्रल रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो कंडक्टर हैं, न्यूट्रल कंडक्टर हैं, उनको हम रब करते हैं, रब करने के बाद हम सेपरेट करते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर से निकल के दूसरे में जाएंगे और एक कंडक्टर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक कंडक्टर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन मेथड से हम कंडक्टर को चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर दो कंडक्टर को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, दो कंडक्टर को हम फ्रिक्शन मेथड से चार्ज नहीं कर सकते हैं। कैसे बताता हूं मैं आपको। आपने कहा कि दोनों कंडक्टर हैं, देखो आते हैं इस डायग्राम पहले वाले पे, ये भी आपका कंडक्टर है, ये भी आपका कंडक्टर है। इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ए में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इसको आपने रब किया होगा, जब इसको आपने ऐसे रब किया होगा तो क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा, क्योंकि दोनों में एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने कहा कि सर जो पहला है उस पहले वाले ने मान लो 100 इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफ़र कर दिए, सपोज कर लिया ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, तो क्या बी भी ए को ट्रांसफ़र करेगा? इसके पास भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ए बी को देगा उतना ही क्या बी ए को दे देगा। तो ये जो है सेपरेट करने के बाद फिर दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि दो कंडक्टर को अगर आपस में हम रब करते हैं तो वो दोनों रब करने के बाद सेपरेट करते हैं, दोनों क्या है? चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन ए बॉडी बी को दे रही है उतना ही बी क्या, क्योंकि दोनों के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कहते हैं कि दो कंडक्टर को फ्रिक्शन से हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना, रब करके नहीं कर सकते। पहली केस आपने देख ली कि हमें जब भी फ्रिक्शन मेथड लगाना है तो हमें कम से कम दोनों बॉडी में से एक बॉडी का इंसुलेटर होना जरूरी है, तभी आप उसको चार्ज कर पाओगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये आपने पहली केस देखी कि ये भी न्यूट्रल बॉडी हो गई, ये भी न्यूट्रल, दोनों पे चार्ज नहीं है क्योंकि दोनों मेटल बॉडी है। दोनों क्या है? मेटल बॉडी है, दोनों कंडक्टर हैं। जितना इलेक्ट्रॉन ए बी को देगा उतना ही बी क्या ए को दे करके न्यूट्रलाइज कर देगा, कोई किसी पे चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर मानते हैं हम दूसरी केस लेते हैं,
दूसरी केस लेते हैं। मान लो आपने कहा कि हमारे पास एक यहाँ पर ये आपका एक बॉडी आपकी ये है, दूसरी बॉडी आपकी ये है, ठीक है ना। अब इसको हम रब करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बॉडी ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है बेटा जी। आपने कहा भाई कि ये हमारा जो क्या है, ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा इंसुलेटर है, ठीक है ना। अब इसको हमने रब किया, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन हियर आफ्टर रबिंग, फिर हमने इसको सेपरेट किया। ये देखो ऐसे, तो ये आपका ए था, ये आपका बी था। तो अब मान लो, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लिया कि ए पर आपका, मान लो ए पर आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज ए पर आएगा सेपरेट करने के बाद, वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहली बॉडी कंडक्टर है इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, क्योंकि पहला कंडक्टर है, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। जो दूसरी बॉडी है, उस दूसरी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकलेंगे वहीं पर रहेंगे, सरफेस पर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी बॉडी आपकी इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब जो रबिंग पॉइंट होगा ना, वहीं से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा, ठीक है ना। जो रबिंग पॉइंट होगा, तो अगर मान लो कि ये आपका जो बॉडी बी है, ये वाला पोर्शन से आपने रब किया था, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे, बॉडी बी में गए होंगे। तो बॉडी बी पर क्या आ गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे वहीं पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इंसुलेटर में क्या है, पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं फैल सकते हैं, इसलिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, क्या जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन इस पर गए होंगे वहीं पर इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, क्योंकि इंसुलेटर जो है कि इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करता कि पूरे सरफेस पे उसको फैलने के लिए। लेकिन कंडक्टर में अब जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे वहाँ पर क्या छोड़ दिया होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे सरफेस में ऐसे फैल गए होंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो फ्रिक्शन मेथड से आपने क्या देखा कि यहाँ पर बॉडी चार्ज हो गई, पहली भी और दूसरी भी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर फ्रिक्शन मेथड हमें लगाना है, अगर हमें फ्रिक्शन मेथड लगाना है तो एक बॉडी का इंसुलेटर होना ज़रूरी है, अदरवाइज बॉडी चार्ज नहीं होगी, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बॉडी आपकी ए है, इस पर आ गया पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, और बॉडी बी क्या हो गई, ये हो गई नेगेटिवली चार्ज। बच्चे बार बार पूछते हैं सर आपने ए से बी पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप बी से ए पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया। तो मैं बार बार आपसे अब बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या अगर एक कंडक्टर लेते हैं और एक इंसुलेटर लेते हैं, उनको रब करते हैं, तो क्या हमेशा कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा इंसुलेटर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे आपने कहा कि हमने ग्लास की रॉड लिया, हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, ठीक है ना। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लो हमारे पास ये हमारे पास मान लो ये ऐसे, ये हमारे पास ग्लास की रॉड है, ये ग्लास की रॉड हमारे पास है, ठीक है ना ये। और ये हमारे पास मान लो हमारे पास कॉपर है, ठीक है ना। जब इनको हम रब करते हैं तो क्या देखोगे, आफ्टर रबिंग, नीचे ले रहे हैं, आफ्टर रबिंग जब इसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है बेटा, ये देखो जब इनको हमने सेपरेट किया तो आपने क्या देखा कि जो आपका ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड था ना, ये आपका ये आपका कॉपर था, जो आपका ग्लास रॉड है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया, कॉपर पर क्या आ गया बोलो, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका ये सिंपल सा मतलब हुआ कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के कॉपर वाली रॉड पे आए होंगे, तो ग्लास रॉड पे क्या आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉपर पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप वो जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताएंगे तो वहाँ से आप समझ पाओगे कि किस किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के, क्योंकि इस केस में क्या है, ग्लास रॉड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंड रखता है, होल्ड रखता है। और कॉपर क्या होगा, ग्लास रॉड के कंपेयर में ज़्यादा टाइटली होल्ड रखता है। इसलिए ग्लास रॉड से क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर होकर के कॉपर में चले जाते हैं। तो आप अलग अलग केस देख रहे हो, नो प्रॉब्लम। वैसे मैक्सिमम केस में हम दो इंसुलेटर को आपस में रब करते हैं। ठीक है बेटा जी। हम अब जो लास्ट केस आपकी आएगी उसको देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट केस में जो आपने थर्ड केस लिया, उसमें मान लो आपके पास ये एक रॉड है ना, एक रॉड, ये इसका नाम आपने दे दिया। और ये मान लो आप ग्लास की रॉड है, ये आपकी ग्लास की रॉड है ये, ठीक है ना। और जो दूसरा आपने लिया, ठीक है बेटा जी, ये आपकी प्लास्टिक की रॉड है, ये आपकी प्लास्टिक की रॉड है मान लो, ठीक है ना। दोनों इंसुलेटर हैं। पहले ये भी क्या है, ये भी आपका इंसुलेटर है, और ये भी क्या आपका है, ये भी आपका इंसुलेटर है। अब इन दोनों को आफ्टर रबिंग क्या होगा, ठीक है ना। आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग क्या होगा कि सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम ग्लास रॉड टू प्लास्टिक रॉड। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलते हैं, इससे ट्रांसफ़र होकर किस में आते हैं बताओ, प्लास्टिक रॉड में आते हैं। क्योंकि ग्लास रॉड जो है इलेक्ट्रॉन को लूजली होल्ड रखता है, और प्लास्टिक रॉड जो होता है इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखता है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर कि जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो आप देखोगे ये इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा जी। आप देखो रब करने के बाद यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। क्या ये चार्ज पूरे सरफेस से फैलेंगे, नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटर है। और यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये भी चार्ज नहीं फैलेगा सरफेस, क्योंकि आपका इंसुलेटर है। ये मैक्सिमम जो है हम इंसुलेटर बॉडी को फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करते हैं। तो आपने कहा कि अगर दो बॉडी में हम, ये आपका फ्रिक्शन मेथड से हुआ, किससे हुआ बेटा, आपका फ्रिक्शन मेथड हुआ ये, ठीक है, चार्ज किया हमने। तो आपने कहा कि हमने सारे केसेस देख लिए, ये भी सारा फ्रिक्शन था, लेकिन फ्रिक्शन मेथड से आपने कंडक्टर को चार्ज अब नहीं कर पाए। दो कंडक्टर को आपस में रब करा करके उनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को। मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रकार से तीन केसेस से तीनों मैंने डील किया। अब आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सीरीज होती है ना, वो क्या होती है। अब वो जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके, तो आपको चलेगा पता कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो पहली बॉडी की प्रॉपर्टी कैसी होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखेगी। वो कौन कौन सी बॉडी हैं, तो उनकी सीरीज़ मैं आपको बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो उसको वन बाय वन करके हम बता देते हैं, जिससे आपको चलेगा पता। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट करना, मेरे नोट्स में भी होगा, देख लेना मेरे। तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ठीक है ना। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट किया गया और इसको ऑब्जर्व किया गया। तो देखा गया सबसे पहले आपका नंबर जिसका आया वो आया ग्लास रॉड का। ग्लास रॉड जो है सबसे लूजली जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखती है, मतलब सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इसके बाद आपका वूल आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आएगा एनिमल फर आएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद आपका लेड आएगा, ओके। इसके बाद आपका सिल्क है, इसको मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका है इबोनाइट की रॉड है, या इबोनाइट मटेरियल, जो कि हार्ड रबर बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा जी। फिर आपका कॉपर आ गया, है ना। इसके बाद आपका कॉपर आ गया, फिर प्लास्टिक की रॉड आ गई आपकी, प्लास्टिक आ गया आपका, फिर सल्फर हो गया आपका,
ये और भी मटेरियल्स हैं, आप बुक में देखो मिलेंगे आपको। मैं 4-5 आपको मैंने 7-8 जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होता क्या है कि अगर हम एक यहाँ से हम बनाते हैं, अगर एक एरो हम ऐसे बनाते हैं इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे, तो इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है ना। जब आप ऊपर से इस सीरीज में, ये पूरी की पूरी सीरीज है, इस सीरीज में जब ऊपर से नीचे की आते हो तो वो जो नीचे की तरफ जितने भी आपको मटेरियल मिलते हैं वो सब में क्या है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की ज़्यादा है। मतलब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड या सल्फ़र की बात करें हम, ग्लास रॉड और सल्फ़र में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी किस में है, तो कहोगे सल्फ़र में है, ठीक है ना। तो जो मैंने ऑर्डर बनाया नीचे की तरफ आप यहाँ लिख सकते हो कि ये जो एरो क्या बता रहा है कि इंक्रीजिंग द टेंडेंसी to hold the electron, to hold the electrons, ठीक है ना। और अगर हमने एरो ऐसे, मतलब अगर आपसे कहें कि ग्लास रॉड क्या इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखता है इन कंपेयर टू सल्फ़र, तो आपको सर गलत है। सल्फ़र इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखता है और ग्लास रॉड लूजली होल्ड रखता है। अगर सल्फ़र और ग्लास रॉड को हम रब करते हैं तो किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ग्लास रॉड से, ठीक है बेटा जी। इसे मान लो, आपको यहाँ एक एग्जांपल देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लिया हमने ले लिया सिल्क, ये हमने लिया ऐसे, ये हमने मान लो ले लिया सिल्क, है ना। और दूसरा जो लिया हमने मटेरियल मान लो ऐसे, वो मान लिया ले लिया हमने ये क्या बोलते हैं प्लास्टिक की रॉड या इबोनाइट ले लिया, इनको हमने रब किया। तो आफ्टर रबिंग है ना, इनको रब करने के बाद किस मटेरियल पर पॉजिटिव आएगा, किस मटेरियल पर नेगेटिव आएगा, तो ये सीरीज को देख के हम बता सकते हैं। क्योंकि सिल्क और इबोनाइट इन दोनों में सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है और इबोनाइट की ज़्यादा है, क्योंकि एरो कहाँ नीचे बना हुआ है। तो ये लिखा ना इंक्रीजिंग द टेंडेंसी, ठीक है ना, इंक्रीजिंग द टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। नीचे की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो आप कहोगे सर कि इबोनाइट जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखेगा इन कंपेयर टू सिल्क। जब इसको सेपरेट करेंगे तो आप देखोगे कि ये आपका सिल्क था और ये जो आपका था वो इबोनाइट की रॉड थी ऐसे। तो आपने कहा कि सिल्क वाले की जो सिल्क था इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा क्योंकि सीरीज में वो ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपका प्लास्टिक था ये इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड रखता है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो सीरीज को देख करके आप बता सकते हो कि अगर दो मटेरियल को लेके आप रब कर रहे हो तो दोनों में किसमें पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, किसमें नेगेटिव चार्ज आने वाला है। और अगर हम एरो उल्टा बनाते हैं ऐसे, ठीक है बेटा जी, अगर हमने एरो उल्टा बना दिया एरो, तो क्या होगा देखो, ये हमने अगर एरो बनाया तो इसका मतलब जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, इंक्रीजिंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो आप यहाँ लिख सकते हो, या तो समझ गए कि ऊपर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और नीचे आने वाले पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो एक ही एरो से आप काम चला सकते हो कि नीचे की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होल्ड करेगा। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और साथ में ये भी लिख लेना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर पॉइंट आउट करना होगा आपको कि यूजिंग द फ्रिक्शन बॉडीज, है ना, यूजिंग द फ्रिक्शन, आप यहाँ लिखोगे यूजिंग द फ्रिक्शन, ठीक है बेटा जी। अगर हमें फ्रिक्शन का यूज करना है तो बॉडीज कैन बी चार्ज्ड, bodies can be charged only if at least, देखो at least one body is an insulator,
एटलीस्ट वन बॉडी इज एन इंसुलेटर। ये तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि एक बॉडी का इंसुलेटर होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक आप लोगों को ये फ्रिक्शन मेथड क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन मेथड से बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगली वीडियो में चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बेटा जी, 1 बाय 1 करके वो उसको भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ वीडियो, फिर अगली वीडियो में जो आपका नंबर 8 होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे चार्जिंग ऑफ द बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है बेटा, थैंक यू।